मीनाक्षी सेठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, सीधे उनका रुख करते हैं। मीनाक्षी जी, फिलहाल ये जो बजट पेश किया गया है भजनलाल सरकार की तरफ से, दूसरा पूर्ण बजट, किस तरीके से देखती हैं आप? मीनाक्षी जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी, तो देखिए जो इनका आज का बजट आया है, ये पिछले जो इनका मैनिफेस्टो आया था और 24-25 का बजट आया था, उसमें जितनी लफाजी की गई थी, उस लफाजी को आगे बढ़ाते हुए आज का बजट पेश किया गया है। पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की थी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। गरीब की बात करें तो गरीब को जो पेंशन देने की बात हुई थी, वो 1500 रुपए का जो दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन थी, 1500 देने की बात हुई थी। इन्होंने आज उसको बढ़ाकर 1250 किया है। जबकि हमारी सरकार ने मिनिमम न्यूनतम आय गारंटी का बिल पास किया था, उसके इन्होंने अभी तक रूल्स नहीं लेके आए हैं। उसमें ऑटोमेटिकली प्रावधान था कि हर साल 15% बढ़ेगी। अगर उस दर से भी बढ़ती तो ये होती आज कुछ 1700 रुपए के आसपास, लेकिन इन्होंने उसको 1250 किया है। अब बात करते हैं, इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, तब इन्होंने कहा था कि हम 5 वर्ष में राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। फिर पिछले बजट में भी इन्होंने कहा कि हम 350 बिलियन की, जो इन्होंने 10 संकल्प किए थे, उसमें से फर्स्ट संकल्प इनका ये था कि हम 350 बिलियन की इकोनॉमी करेंगे। और आज फिर इन्होंने अपने बजट में कहा है कि हम 2030 तक 350 बिलियन की कर देंगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं एक ध्यान बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की तरफ आपके दर्शकों के सामने लाना चाहूंगी। जब इन्होंने पिछली बार कहा था 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी करेंगे, तब डॉलर का रेट था 83 रुपीज, और आज जब दोबारा यही बात कह रहे हैं, तब डॉलर का रेट हो गया 87 रुपए। तो अगर हम इसको, पहली बात तो डॉलर में बात ही क्यों करनी, आप और मैं पैसे खर्च तो रुपए में जाके करते हैं ना। चलिए, इन्होंने डॉलर में बात कर ली, अब आप 350 को बटा 83 करिए और 350 को बटा 87 करिए, तो एक बार तो आएंगे 42 लाख और एक बार आएंगे 40 लाख। तो अगर डॉलर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इनके बिना कुछ किए भी इकोनॉमी 350 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो ये तो रही इनकी इकोनॉमी का आगे लेके जाने का सच। और ये दावा कर रहे थे कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फिस्कल डेफिसिट जो पिछली बार इनके बजट में 3.9% था, वो इस बार बढ़ा के 4.25% कर दिया। यानी कि हमारे जो सरकार है, सरकार में जीएसडीपी का कम से कम 40% तो लोन का हिस्सा है, और हमारी रेवेन्यू रिसीट्स का 14 से 15% हिस्सा सिर्फ ब्याज की अदायगी में जा रहा है। तो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसा कहां से आएगा? फिर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बात की थी कि हम पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करेंगे। दूसरा बजट आ गया, पेट्रोल डीजल में तो कोई वो नहीं हुआ। इनको लगता है कि महंगाई नहीं है। अरे महंगाई कैसे नहीं है? एक गरीब आदमी से जाके पूछो, उसके घर का बजट कैसे हिला हुआ है, उसको कैसे। ठीक है मीनाक्षी जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा कुछ दिखाना चाहते हैं। बजट की कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं ये बता देते हैं। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा राजस्थान। बताते चले कि ये बजट में कहा गया है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना की शुरुआत होगी। इसकी घोषणा की गई है। 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने 50,000 नए कृषि कनेक्शन की घोषणा की है। बताते चले सौर ऊर्जा में 150 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें बजट के दौरान कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में 6000 से अधिक मेगावाट के उत्पादन की घोषणा होगी। तो ये तमाम बड़ी बातें बजट के दौरान कही गई है। संविदा कर्मचारियों के 1050 पदों की नियुक्ति होगी। बारिश के कारण सड़कों को सही कराया जाएगा। जितनी भी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं उनको सही कराया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए से सड़कों की मरम्मत होगी। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं बजट के दौरान कही गई है। सभी विधानसभा में टूटी हुई सड़कों को सुधारा जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए से वहां पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपए का खास प्रावधान रखा गया है। अन्य विधानसभाओं में 10 करोड़ रुपए का खास प्रावधान है।
तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई है। इतना ही नहीं, 100 यूनिट से बढ़कर के 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। वही सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने का वहां पर ऐलान किया गया है। सोलर पैनल लगेंगे, 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी के भी नेता प्रियव्रत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूर्ण बजट पेश किया गया है भजनलाल सरकार की तरफ से, दूसरा बजट कहा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, सुनाई दे रही। प्रियव्रत जी, मैं कह रही हूं कि भजनलाल सरकार की तरफ से फिलहाल दूसरा पूर्ण बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये जो बजट है आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, वो राजस्थान के सर्वांगीण विकास का बजट है। देखो, किसानों को पूर्णतः समर्पित बजट लग रहा है। किसानों के लिए कितनी बड़ी घोषणाएं हुई है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। 25,000 करोड़ रुपए फसली ऋण ब्याज मुक्त देने के लिए प्रावधान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो किसानों के हित में जो आज बजट में घोषणाएं हुई है, वो एक दो नहीं, मतलब काफी हुई है। 9,300 करोड़ रुपए इरिगेशन सिस्टम के लिए किया गया है। और जो ईआरसीपी की ये बातें करते थे दूसरे लोग की कब होगी, 8,460 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। बजट में बताएगा 9,000 करोड़ रुपए के टेंडर भी वो हो गए हैं। उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन के लिए जो सब्सिडाइज किया जाएगा, उसमें 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे कि माइक्रो इरिगेशन से फायदा मिले। 9,000, उसके बाद में 4 लाख किसानों को इससे लाभान्वित होंगे इस पूरे सिस्टम से। गेहूं की एमएसपी को भी बोला है कि 150 रुपया बोनस बढ़ा करके देंगे, उसके ऊपर भी बात हुई है। कृषि विकास के लिए अलग से 1,350 करोड़ रुपए का फंड किया जाएगा। उसके बाद तारबंदी के लिए भी 30,000 किलोमीटर की तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभ की बात है। उसके अलावा हम देखते हैं अग्निवीरों का बात हुई है कि नियोजन किया जाएगा फायर सिस्टम में। और नौकरियों के लिए बात बोली गई है कि 1.25 लाख नौकरियां हम देंगे। पहले बोल रहे थे कि 4 लाख नौकरियां 5 साल में, अभी 1.25 लाख नौकरी की बात की गई है सरकारी क्षेत्र में, और 1.5 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में देंगे। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो अभी राइजिंग राजस्थान में एमओयू है, वो धरातल पर उतर रहे हैं, और उसमें प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद में सुशासन के ऊपर भी बात की गई है। लोक विश्वास अधिनियम लाया जाएगा। ई गवर्नेंस की बात की गई है। ग्रीन ऑडिट की बात की गई है। 500 करोड़ रुपया अपना जो डिजास्टर रिकवरी के लिए प्रावधान किया गया है। तो आप देखिए बजट को कितना विस्तृत तरीके से ग्रामीण विकास के लिए भी पूरा का पूरा समर्पित किया गया है। और जो ये बजट है, इस बार का बजट की साइज भी बढ़ाई गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी 53,486 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो 50 साल के लिए दीर्घकालीन ऋण दे रही है, उसके ऊपर किया जाएगा कि 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा प्रदेश में। तो आप देखिए प्रदेश की संपदा किस स्तर पर जाएगी, और उस संपदा से आने वाले भविष्य में कितनी आय प्राप्त होगी राज्य को, और राज्य एक सुदृढ़ आर्थिक रूप लेकर के सशक्त बनेगा और विकास की गंगा राजस्थान में बहेगी। ठीक है, मीनाक्षी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल राजस्थान सरकार के इस बजट में कहा जा रहा है कि विकास कार्यों के लिए कई सारे बड़े प्रावधान है, लेकिन फिर भी कांग्रेस क्यों नकार रही है? देखिए, अभी प्रियव्रत शर्मा जी ने कहा कि किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपके घोषणा पत्र में कहा गया था कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा, जिसको कि आज बढ़ाकर 9,000 किया गया है। और बोनस की बात थी कि गेहूं पे बोनस बढ़ाकर उसका एमएसपी 2,700 रुपए कर दिया जाएगा। आज बोनस जो डिक्लेयर हुआ है वो 150 रुपए का हुआ, और वो 150 रुपए के बोनस के बाद 2,550 रुपए की गेहूं की वो जो एमएसपी है वो उतनी हो जाएगी 2,550 रुपए। और जो ये किसान सम्मान निधि 9,000 रुपए की गई है, वो जो 6,000 थी वो भी समय पर नहीं मिल रही थी, अब ये 9,000 समय पर मिल जाए तो बहुत गनीमत है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं को अगर क्रियान्वित की जाए तभी वो उनका घोषणा किया जाना सार्थक होगा। जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने पिछली बार बजट में भी घोषणा की थी कि हम 25 लाख घरों तक पीने का जल पहुंचाएंगे। कितने घरों में पहुंच पाया आज तक? इन्होंने पिछली बार टूरिज्म सर्किट में घोषणा की थी कि हम 925 करोड़ के कार्य करेंगे। कितने कार्य हुए? तो घोषणा करना अलग बात है, उनको जमीन पर लेके आना दूसरी बात है। तो अगर वो घोषणाएं आएंगी जमीन पे, अब आज इन्होंने कहा कि हम
जो मुफ्त दवाइयां हैं उनकी संख्या बढ़ाते हैं। मुफ्त दवाइयों की संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं है, उनको आयुष्मान जो इनके जो केंद्र चल रहे हैं, आयुष केंद्र चल रहे हैं, वहां पे वो दवाएं मिलनी चाहिए। हम सिर्फ लिस्ट में उनका नंबर बढ़ा दें और वहां पे जो मरीज आए वो दर दर भटकता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी खासी चिरंजीवी योजना चल रही थी, उस योजना को इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, या उसका इतना बजट के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आरजीएचएस में लोगों को ना तो दवाइयां मिल पा रही है, ना इलाज मिल पा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने तो इनसे अपना विड्रॉ कर लिया है, किसी ने अपना ओपीडी हटवा लिया, किसी ने अपना आईपीडी हटवा लिया। तो जनता को परेशान करना ध्यान नहीं होना चाहिए। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि हम नए जिलों को 1000 करोड़ देंगे। पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी, तो जो टीएसपी के अंदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट, उनको हम 1500 करोड़ एलोकेट करेंगे। आज पूरा बजट का दूसरा बजट भी आ गया, उन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट्स को 1 रुपया भी आज तक अलॉट नहीं हुआ है। तो बात तो वो है ना कि धरातल पर कितने उतर रहे हैं। कहने में तो ये कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र के 58% वादे पूरे कर दिए और पिछले बजट के हमने 73% वादे पूरे कर दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, घोषणा बाय घोषणा उसमें डिक्लेयर होना चाहिए। और एक बात और, जो हमारा बजट होता है वो हमारा 1 साल का बजट होता है ना। आर्टिकल 202 के तहत उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वो वार्षिक वित्तीय विवरण 1 साल के लिए होता है। इनके पिछले के बजट में 9 जगह पे अगले 2 वर्षों में नहीं होता। अगले 2 वर्षों में करने का तो मतलब ये है कि 1 साल बाद हम कह देंगे कि हमने तो कहा था 2 वर्षों में, इसलिए नहीं हुआ, अभी 1 साल बाकी है, हो जाएगा। तो ठीक है, आप सिर्फ आगे लटकाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है जी। ठीक है मीनाक्षी जी, प्रियव्रत शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल मीनाक्षी जी ने कई सारे सवाल, आपने सुना कि कई सारे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये धरातल पर नहीं उतर रहा है, ये बजट जो पेश किया गया है वो युवाओं के हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए नहीं है। क्या कहना चाहेंगे प्रियव्रत? देखिए, हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है, और हमने 1 साल में जो काम किए 365 दिन का चार्ट हमारी वेबसाइट पे हमने डाल रखा है। ये बोलते हैं जल कनेक्शन नहीं दिया, 10,18,000 घरों को जल कनेक्शन पिछले साल में दिया है, जो कि पूरा डेटा अवेलेबल है। 25 लाख देने की बात हुई थी, 25 लाख देने की घोषणा की गई थी कि बजट में। आप सुनने का धैर्य रखिए, बिल्कुल सही है, कांग्रेस नाउम्मीद हो चुकी है, मैं समझ रहा हूँ, नकारात्मक दृष्टिकोण कांग्रेस में है। आप उसके बावजूद भी चर्चा के लिए आ रहे हैं, ये आपकी बड़ी महानता है। लेकिन आप देखिए, हमारा जो 365 दिन का चार्ट है वो हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हमने क्या काम किया पिछली घोषणाओं में, 76% घोषणाएं हमने जो की थी वो पूरी की पूरी की है। और इस बजट में भी जो घोषणाएं हुई है हम वही घोषणा करते हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। हम 1 से 10 तक गिनेंगे, कर्जा माफ कर देंगे, डायलॉगबाजी नहीं करते। हम वो काम करते हैं, पहले उसकी योजना बनाते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन के पश्चात उसका मिलान भी करते हैं कि हमने जो बोला वो किया या नहीं किया। तो हमारा ये प्रणाली नहीं रही है, हमारी पार्टी की एक प्रणाली रही है, कार्यकर्ताओं की भी रही है कि हम जो बोलते हैं वही बोले जो हम कर सकते हैं। हमने बजट की साइज को 5.5 लाख करोड़ रुपए किया, उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा। फिस्कल डेफिसिट को हमने वापस कंट्रोल में रखा। आपने कर्जा, हमने जब सरकार की, आपने सरकार की थी 37,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था, हमने जब वापस सरकार दी अभी पिछले साल में जब 74,000 रुपए का कर्जा आपने दिया, वित्तीय गड़बड़ी है, तो और उस कर्जे को बढ़ा के आप 6,40,000 करोड़। मीनाक्षी जी, प्रियव्रत शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आए। तो बजट के माध्यम से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने की नीति और नियत दोनों साफ है। पहले ही साल में उन्होंने राइजिंग राजस्थान करके ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, मैं ईमानदारी से काम करने वाला जनसेवक हूँ। और उन्होंने पहले ही साल में 35 लाख करोड़ के एमओयू किए, जो कि धरातल पर उतरेंगे। 4 साल में उनको जनता को जवाब देना है, तो जवाबदेही से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आप देखिए उनकी नीति और नियत कि वो कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहते हैं। और 1 साल के अंदर जो उन्होंने डायनामिक तरीके से काम किया, राजस्थान की राजनीति में एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर के आए हैं। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, माफिया पे लगाम की बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, और अभी भी पुलिस महकमे को कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ होता क्या था कि जो बजट का साइज होता था, बजट खर्चा करना है सबको पता है, खर्चा करने के लिए इनकम भी चाहिए। तो आय के रिसोर्सेज कैसे डेवलप हो, उसके लिए उन्होंने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान करके बोला, क्योंकि जीएसटी से कलेक्शन हमारी इनकम का जो 100 रुपया इनकम है उसमें 11% है। तो जब तक हमारा मूल इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक हम राज्य का विकास कैसे कर सकते हैं। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, संपदा नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे हमारे राज्य का विकास होगा। आज 53,000 करोड़ रुपए 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बजट में और बढ़ा दिया है।
और उसके बाद भी 30,000 करोड़ रुपया जो जीरो डेट पे केंद्र सरकार 50 साल के लिए दे रही है वो भी सिस्टम में आएगा। तो 80,000 करोड़ रुपया जब प्रदेश के अंदर आधारभूत संरचना के अंदर लगेगा तो यह ना उससे प्रदेश का डेवलपमेंट होगा बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पे जो लिक्विडिटी करेंसी राजस्थान के अंदर है वो भी दूर होगा। ठीक है मीनाक्षी जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रही थी, बात पूरी कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे थे ना कि अब मेरे एकदम से दिमाग से निकल गया, ये कह रहे थे कि हमारी नीति और नीयत साफ है और हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। इनके 10 संकल्पों में लास्ट जो संकल्प था पिछली बार के बजट का वो गुड गवर्नेंस था। वो गुड गवर्नेंस हम देख रहे हैं, जैसी पर्ची राजस्थान वहां दिल्ली से आ जाती है वैसे राजस्थान में निर्णय हो जाते हैं। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं। तो कांग्रेस एक सक्रिय विपक्ष के रूप में है, आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। आप लोग जो सारे सिस्टम से टिकरिंग करके और ये जो बातें करते हैं ये बातें शोभा नहीं देती है आपको। और जहां तक बात रही जीएसटी कलेक्शन की और जो राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने की, तो जीएसटी से तो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आज देखिए ना, आज के बजट में जब राज्य सरकार बजट पेश करती है उसके पास कोई भी सिर्फ एक स्टैंप एंड ड्यूटी को और एक्साइज ड्यूटी में हेरफेर करने के अलावा उनके हाथ में कोई संसाधन ही नहीं होते हैं। वरना तो हम वैट की दर कम करके बढ़ा के उसको अपने रिसोर्सेज को घटा बढ़ा लिया करते थे। आज हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये कह रहे थे कि हम जब आएंगे पेट्रोल डीजल में वैट की दरों में कमी कर देंगे। वैट की दरों में कमी करना इतना आसान नहीं है। मैं खुद टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर रही हूँ कई सालों तक। वैट की दरों में कमी अगर इच्छा शक्ति हो तभी हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। और ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है। कैसे महंगाई नहीं है? पेट्रोल डीजल जो पहले उनका जो कच्चा तेल का जो रेट था उससे कहीं कम आ गए, लेकिन आज पेट्रोल डीजल कहीं ज्यादा महंगा मिल रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों से कितना ज्यादा महंगा है और इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान के अंदर है पेट्रोल डीजल। तो क्यों पेट्रोल डीजल पे कुछ हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? प्रियव्रत शर्मा जी बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि पर्ची सिस्टम, जिस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कभी व्यवस्था नहीं रही हो, केवल एक परिवार के छत्र के नीचे सभी इसकी हाजिरी बजाते हो, वो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ पे एक आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है और कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, तो ये हमारी केवल पार्टी में हो सकता है। तो जहां तक बात है, पर्ची सिस्टम कुछ नहीं है, विजन है, भजनलाल जी का विजन है। तो पहले ही दिन से उन्होंने शपथ लेने के बाद से चालू कर दिया और आज डायनेमिक मोड पे जिस तरीके से प्रदेश को विकास की गति पे ले जा रहे हैं, ये इनको पच नहीं रहा है। दूसरी बात, इन्होंने बोला पेट्रोल डीजल 5 साल के बाद इनको समझ में आएगी पेट्रोल डीजल राजस्थान में। हम कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की तब इनके समझ में नहीं आ रही थी, आ जाएगी। हमने आते ही वैट को कम किया, हमने सिलेंडर की राशि को भी कम किया। उसके बाद में अभी जो हमने घोषणाएं की हैं, आप देखिए कौन से सेक्टर में ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने विकास की घोषणाएं नहीं की, जिसमें कि आम आदमी को निकले, लाभार्थी सामने नहीं दिखे कि हाँ इस घोषणा का फायदा, इस स्कीम का फायदा इस व्यक्ति को मिलेगा। सामने लाभार्थी दिखते हैं। हमारी केंद्र सरकार की 343 योजनाएं हैं, उसमें डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी की गणना की जा सकती है चेहरा देख के कि हाँ इस व्यक्ति को मिला है। हमने आधार कार्ड को जोड़ करके डीबीटी के माध्यम से जो फायदा लोगों तक पहुंचाया है वो अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचा है। जो 85 पैसा बीच में चला रहता था वो चीज सिस्टम खत्म कर दिया है। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें आज 58,000 जो जल के कनेक्शन थे, हमने आने के बाद में देखा कि इलीगल जल के कनेक्शन 58,622 कनेक्शन थे जो लोगों ने कर रखे थे, वो हमने संबंध विच्छेद किया क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा में था। आज वो नए कनेक्शन भी हमने 1,11,000 करोड़ किए। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है और हम केवल और केवल अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचे, कैसे पहुंचे, गांव ढाणी का विकास कैसे हो, हमारे गांव का व्यक्ति शहर में पलायन को मजबूर ना हो, उसके लिए विकल्प जरूर हो लेकिन वो मजबूर नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था के तहत ये बजट के माध्यम से ये जो बजट आया है वो ग्रामीण विकास का बजट है, सर्वांगीण राजस्थान का बजट है और राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति इससे फायदा मिलेगा। करना चाहूंगी फिलहाल कहा जाए कि इस बजट में देखा जाए तो कई सारे सौगात दी गई है जनता के लिए। हालांकि आप जो सवाल उठा रही हैं वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए ना 6,000 करोड़ रुपए की सड़कों की मरम्मत रखी गई है, 10-10 करोड़ रुपए हर विकास कार्यों का, विधानसभा जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर विकास कार्यों के लिए ऐलान किया गया है। 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए मुफ्त दवा योजना चलाई गई है। इतना ही नहीं, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। क्या ये सब प्रदेश में निवेश और विकास को नहीं बढ़ावा देंगे?
मीनाक्षी जी। हाँ देखिए, अगर मैं क्या कह रही हूँ कि अगर इनमें से घोषणाएं मूर्त रूप लेंगी तभी तो वो विकास को देंगे। इनकी घोषणा तो जैसे इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचा देंगे, फिर उसको बढ़ा के 2028 कर लिया। तो अगर वो घोषणा मूर्त रूप ही नहीं ले पाएगी, 70 साल के से अधिक के बुजुर्ग को घर बैठे दवा योजना, अब घर बैठे दवाएं कैसे पहुंचेंगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसकी एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जितनी भी इन्होंने घोषणाएं की है उनकी अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो अगर आम आदमी को लाभ मिले तो हमें भी बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी खुशी होगी। लेकिन बात तो वही है कि घोषणाएं जो मैनिफेस्टो में थी, पहली बात तो उसके अनुरूप नहीं है, जो पिछले बजट में थी वो घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए इनकी इन नई घोषणाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और रही बात कि हमारे समय में क्या हुआ और आपके समय में क्या हुआ, ये कह रहे हैं हम इनको कह रहे थे पेट्रोल डीजल, अब तो आपको आए हुए दूसरा साल होने जा रहा है, आप कर लीजिए ना, जो आपके बस में आप कर लीजिए। और हमारी पार्टी पारिवारिक पार्टी है, अरे भाई साहब हमारी पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है, और आपकी पार्टी में भी अब दूसरी कैटेगरी दूसरी जनरेशन के जो नेता है वो परिवारों से ही आने लग गए, भले ही वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हो या कोई और। तो इसलिए परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी परिवारवाद को संरक्षण दे रही है, कौन सी पार्टी नहीं दे रही है। तो धीरे धीरे तो क्या इन सब की भी वही घर के किसी की बेटी आएगी, किसी का बेटा आएगा, तो वो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी अभी जुम्मा 4 दिन हुए और 4 दिन में आके इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था का तहस नहस कर दिया है। इन्होंने आज 140 करोड़ की जनता में ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ की जनता को हम फ्री का राशन बांट रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश की जनता को हम स्वावलंबी बनाने की बजाय हम उनको परजीवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस टिप्पणी की है इस चीज को लेके कि हम हमारे जो जनता है उसको हमें स्वावलंबी बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, जॉब क्रिएशन की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की घोषणा आज के बजट में भी है, लेकिन जो पहले से चले आ रहे हैं स्किल इंडिया या जो दूसरे प्रोजेक्ट, उनमें कितनी खामियां हैं, उनमें कितना हमने ऑनलाइन सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से एक आम आदमी, जो एक आम गरीब आदमी जिसके पास की मोबाइल है ही नहीं, उसका वो आधार से लिंक कर दिया, तो वो कैसे उस स्कीम का फायदा ले पाएगा, कैसे डीबीटी, अभी ये डीबीटी की बात कर रहे थे, डीबीटी के तहत 12 इन्होंने घोषित किया था कि जो हम यूनिफॉर्म स्कूल बैग और उसके किताबों के लिए 1200 रुपए डीबीटी ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल अभी तक किसी को भी नहीं हुआ। तो डीबीटी कहना और डीबीटी होने में फर्क है। डीबीटी का कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे और उस कॉन्सेप्ट को आगे सही तरीके से चलाया जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन वो डीबीटी का कॉन्सेप्ट सही तरीके से चल नहीं रहा, बात वो है। सौगातों को आप जरा दोहराते, बताते और समझाते कि हाँ कौन कौन से सेक्टर में बात की गई है, कौन कौन से युवाओं के लिए क्या सौगात दी गई है, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सौगात दी गई है। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सेक्टर की बात करें, आप किसी भी सेक्टर की बात करिए, पशुपालन की बात करिए, 100 पशु चिकित्सा अधिकारी, 1000 निरीक्षक के अपॉइंटमेंट की बात की है, ग्रीन क्षेत्र के लिए 2774 करोड़ रुपए की बात हुई है। अपन कौन सा क्षेत्र ऐसा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर पूरी की पूरी बात हुई है कि ग्रीन एनर्जी को कैसे फोकस, ग्रीन ऑडिट तक की हमने बात की है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमने बात की है। तो जो डेवलप कंट्री को होना चाहिए वो चीजें भी हम लेकर के आत्मसात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल रोटी पानी के लिए भाग रहे हैं और ये बात करेंगे 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। देश को 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, उसको डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। 70 साल में उन्होंने क्या देश बना करके दिया। हमने 10 साल के अंदर 14 से लेकर 24 तक के आंकड़े उठा के देखिए, 14 से लेकर 24 तक के आंकड़े उठा के देखिए, देश के अंदर क्या प्रगति हुई है। आज अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 163 ट्रिलियन के 1.63 ट्रिलियन पे हमने अर्थव्यवस्था दी थी, आज 3.5 के ऊपर जा रही है, डबल कर दी हमने 10 साल में। तो जो हमने 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है वो बिल्कुल दिखता है और उसको जनता ने मैंडेट भी दिया है, जनता ने उसको सराहा भी है। जो इन्होंने 60 साल में कारगुजारियां की वो सब समझ में आ रही है कि क्या आज 2000 के बाद में जो युवा पैदा हुआ उसकी क्या गलती थी साहब, उसको ऐसा देश मिला। ये सब इनके कांग्रेस के तो कर्म है। आज ही बोलते हैं हमारी बात मत करो, क्यों नहीं बात करो भाई, जो आप करोगे वो आपका इतिहास बनेगा और वो इतिहास बोलेगा भी।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने काम किया वो इनका इतिहास है। हम जो काम कर रहे हैं 14 से 24 के आंकड़े सब चीज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। कौन से क्षेत्र में काम नहीं किया हमने? ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 9 बनेंगे राजस्थान के विकास नहीं लगेंगे उससे। आप कौन सा क्षेत्र हमने छोड़ा? सड़क ले लीजिए, पर्यावरण ले लीजिए, पर्यटन ले लीजिए, कृषि ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए। आज मुद्रा लोन के अंदर कोई सोचता था कि कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा? 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की लिमिट कर दी उसकी। आप इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की गई है कि 0% ब्याज के ऊपर उसको 25,000 करोड़ रुपया फसली ऋण मिलेगा किसानों को, तो बहुत बड़ा फायदा है किसानों के लिए। तो ये जो बात तो सही है प्रियव्रत जी, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, बजट पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि ये केवल वादों का पिटारा है। ये बुनियादी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी गरीबों को प्रधानमंत्री जी ने मध्यम आय वर्ग में ला करके खड़ा कर दिया। तो ये केवल उनके विजन का कमाल है और उन्हीं के विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान के प्रदेश को, और ये बजट तो ऐसा है कि जैसे कोई चुनावी बजट हो। इस बजट की कोई बुराई कर सकता है क्या? इस बजट को पढ़ना जरूरी है, पढ़िए इसको। जो लोग समझते हैं वो समझते हैं कि हमें क्या मिला है। इस बजट के माध्यम से राजस्थान वास्तव में आने वाले टाइम में प्रगति की ओर अग्रसर होगा और विकसित राज्य कहलाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है मीनाक्षी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल प्रियव्रत जी ने जितनी भी बातें कही उन सभी बातों को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, इनकी मैं बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया। 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया वो सारा देश के सामने है। जो देश को एक आर्थिक ढांचा दिया, जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए, वो सब कांग्रेस के ही पीरियड में हुआ था। जो विकास आजादी के बाद हुआ वो कांग्रेस के पीरियड में हुआ था। और जहां तक इनके पिछले 10 साल के शासन की बात है, उसमें मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूंगी। पिछला साल अभी गया है, उसमें 200 जो बिलियनियर है उनकी संपत्ति बढ़ी है 41% की दर से। और जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट पिछले साल का आया वो है 6.3%। तो आप देख लीजिए ना कि कांग्रेस ने किसका विकास किया और बीजेपी के राज में किसका विकास हो रहा है। बीजेपी के राज में अडानी फलता फूलता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। आप देख लीजिए, आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। करप्शन इंडेक्स में हम नीचे आते जा रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम नीचे आते जा रहे हैं। अब ये कहेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, ये सारे तो मतलब उनके जो कैलकुलेशन के तरीके हैं वो ठीक नहीं है। तो ये तो हर चीज उस चीज पे उंगली उठाएंगे जो इनके हिसाब से रिजल्ट नहीं होगा। जबकि ये जो इंटरनेशनल इंडेक्स है वो कोई हमारे घर के तो बनाए हुए नहीं है, वो इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा बनाए हुए हैं। और उन एजेंसीज में पहले भारत की रैंकिंग ऊपर हुआ करती थी, आज हमारे भारत की रैंकिंग नीचे हो रही है। तो जहां पे भारत की रैंकिंग का सवाल है तो वो पहले से बदतर हुई है। हमारे वहां से अभी डिपोर्ट करके कैसे कैसे वहां से हमारे प्रवासी भारतीयों को भेजा जा रहा है, कैसा हमारे देश के साथ सलूक किया जा रहा है, ये सब इनके सामने है। मुझे इनको कहने की कोई जरूरत नहीं है और ये अपने गिरेबान में झांक के देख लेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि देश पहले कहां था और कहां हो गया है। तो इसलिए इनकी बातों का जवाब इनके खुद के पास, इनके अंतर्मन से आना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी। प्रियव्रत जी, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार, चाहे कोई और भी कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों ना हो, सभी लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो पिछली सरकार की योजनाएं हैं उसी को नया नाम देकर के इस बार जो सरकार के उन्होंने पेश कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, हमें कहीं नया नाम करने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद का विजन है और हमारा विजन के हिसाब से हम अपना खुद का निर्माण करते हैं और व्यक्ति निर्माण भी करना जानते हैं। समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है ये हमें अच्छे से पता है। ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, इन्होंने बोला प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय कोई वो इज्जत से नहीं गए थे, चोरी छुपे गए थे, तो उनके साथ क्या करेगी सरकार? आज हमारे देश में कोई बांग्लादेशी आए तो हम भी उनको निकालेंगे ना, कैसे आ गए वो? तो आपको अपने गिरेबान में बात झांकी है। आप ये बोलते हैं कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत की स्थिति वर्ल्ड के अंदर आज पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? जब मैं जाता हूँ बाहर तो पासपोर्ट की वैल्यू, इज्जत हो गई भारत की। पहले क्या इज्जत थी? आज नरेंद्र मोदी जी का कितना सम्मान है पूरे सभी देशों के अंदर। आप देखिए, ट्रम्प अभी अमेरिका में गए तो वहां क्या पोजीशन थी, रशिया में क्या पोजीशन, आज वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं, वो उनको बच नहीं रही है। 70 साल के अंदर जो भारत की स्थिति इन्होंने कर रखी थी वो ऐसी थी कि बिल्कुल हम सोचते थे कि अभी गरीब देश है, जबकि भारत के अंदर कोई कमी है? हमारे यहाँ खनिजों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ युवा शक्ति है। विश्व के आधे जवान बच्चे भारत में रहते हैं, तो युवा शक्ति के रूप में भारत अब उभर रहा है और यहाँ का युवा रुकने वाला भी नहीं है। वो समझ गया है कि भी हम अपने उद्यमिता को, हमने अपने पुरुषार्थ को जागृत करके हमारा खुद का भी विकास, व्यक्ति निर्माण करना है, फिर समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। और वो युवा बढ़ चला है उस ओर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में। और उन्होंने जो
एक आधारभूत संरचना तैयार की है, जो माहौल तैयार किया है, जो एक ढांचा तैयार किया है, उसमें यहाँ का युवा बहुत बढ़ रहा है, अवसर की कोई कमी नहीं है। ये बोलते हैं अडानी अंबानी, क्यों यहाँ पे इतने यूनिकॉर्न बन गए पिछले 10 साल में, वो भी तो देखिए। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, वो तो अपना ओपन कंपटीशन है सबके लिए। आज मैं बोलूं कि मैं कह रहा हूं, ठीक है प्रियव्रत जी, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं। बाद में आया है तो उसके बाद में वो तो बिल्कुल इनकी दो बातों का जवाब दूंगी। एक तो ये कह रहे हैं कि प्रवासी भारतीय यहाँ से कोई अच्छे ढंग से गए नहीं प्रियव्रत थे, जी, उनके साथ मार्केट है, ओपन मार्केट में अपनी क्षमताओं के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा, और अपनी क्षमताओं के अनुसार रोकने से कोई नहीं बढ़ता। वो लाइसेंसिंग पॉलिसी कांग्रेस सरकार में थी कि एक आदमी को लाइसेंस मिलता है, दूसरे को मिलता ही नहीं था। आज ओपन बिजनेस पॉलिसी है। प्रियव्रत जी, अरे भाई साहब, अब आपकी बात पूरी हो गई तो दूसरे की प्रियव्रत जी रुक जाइए, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही है। रोकता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर पूरा है, जो सिस्टम बना हुआ है पूरा है, वित्तीय सुविधाएं कितनी है, बैंकिंग सेक्टर को हमने कहां से कहां उठा के रखा है। सुन लिया, सुनना नहीं आता प्रियव्रत जी, सब सुन लिया, ठीक है देश की बैंकें प्रॉफिट दे दी साहब। पहले हमारा लॉस था, देश की बैंकों को फोन बैंकिंग पे काम होते थे, बैंकों को घर पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। आज हमने बैंकों में सुधारीकरण भी किया है। तो हमारा हर क्षेत्र के अंदर, आप बोलते हैं हाईवे, पहले हाईवे कितने बनते थे, आज हाईवे कितने बनते हैं, डेटा है, ले लीजिए आप। एयरपोर्ट पहले कितने थे, आज कितने हैं। मेट्रो ट्रेन पहले कितनी थी, आज कितनी है। वंदे भारत हमने कितनी चलाई है। आप कौन सा सेक्टर, बिल्कुल पूंजीपतियों के लिए और अमीर वर्ग के लिए काम हो रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। कोई जब आप 5 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत करते थे, आपकी सांसें फूलती थी। आप 4 से 14 का आंकड़ा ले लीजिए। केंद्रीय घरों में राजस्थान का हिस्सा 54,000 करोड़ रुपए था, 5,400 करोड़ रुपए का एवरेज आता था। आज केवल इसी साल में 85,000 करोड़ का एवरेज है। हमने चोरियां रोकी है, जीएसटी की चोरियां रोकी है। अंजलि जी, आप इन्हीं से सुन लीजिए जो भी सुनना है। अब हमें तो बोलने का मौका दिया नहीं जा रहा, तो फिर हमें यहाँ बैठे रहने का अभी क्या फायदा। देश का युवा भी साथ है और देश के ठीक है प्रियव्रत जी, ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, आप लोग कंटिन्यू बोलते रहेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। सबके समझ में आया, बोलने का मौका भी देना चाहिए। प्रियव्रत शर्मा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। राशि की